तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये डायलॉग आपने सुना होगा। कभी पुरानी मूवीज़ अपने डायलॉग के चलते जानी जाती थी और विगत वर्षों में आपने नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस का जो एक डायलॉग फेमस हुआ और जिससे जो संस्था फेमस हुई, आप उसके विषय में भी जानते हैं। रिसेंटली यूजीसी के चेयरमैन ने कुछ दिन पहले ही एक नोटिस में ट्विटर के माध्यम से बताया था कि जो इस बार CUET 2023 के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो इस बार मई के लास्ट में यूजी के एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि BA के, BSc, BCom, BA, LLB समेत जितने भी यूजी के प्रोग्राम हैं वो सब मई के लास्ट में होंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो CUET PG के तहत होगा, MA, MSc, MCom, साथ साथ आपका LLB भी, हालांकि प्रोफेशनल कोर्स है फिर भी इसमें इंक्लूडेड है, एग्ज़ाम तो इसी में होना। इनके जो एग्ज़ाम होने हैं वो आपके जून के पहले वीक में होने हैं और साथ ही साथ इनका एक ये भी इस बार प्रण है कि हम लोग जुलाई के लास्ट तक आपको पूरा रिजल्ट दे देंगे ताकि आपका एडमिशन जल्दी हो जाए। तो अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि नोटिसों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है उसकी भी नोटिसें आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि अभी बहुत बच्चे होंगे जो बहुत कमज़ोर होंगे, है ना, उनको चीज़ें कम समझ में आती हैं। बहुत बच्चे मध्यम वर्गीय मॉडरेट लेवल पे होंगे, बहुत बच्चे एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं जो चीज़ें अच्छे समझ लेते हैं। लेकिन इन तीनों में डिफरेंसेस भी होते हैं, पेशेंस को लेकर, कंटिन्यूटी को लेकर, है ना। तो इन सब पर हम बात करेंगे कि जो बच्चा कमज़ोर है या जो बच्चा मॉडरेट लेवल पे अभी बिलोंग करता है या जो बच्चा बहुत तेज़ है, उनको अपनी प्रिपरेशन को कैसे करना चाहिए। क्लियर है? उम्मीद करिएगा, है ना, उम्मीद करिएगा कि आप लोग सिलेबस पर अच्छा पकड़ बनाएं, है ना। कि सबसे पहले आप तो ये जो बच्चे इस बार सिर्फ इंटर के हैं, उम्मीद ये देखी गई है ज़्यादातर कि जो बच्चे इंटर पास रहते हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, साथ साथ मतलब उनकी टेंडेंसी ज़्यादा रहती है या संख्या भी ज़्यादा रहती है बजाय इनके कि जो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं। जैसे कि अभी इंटर जिनका चल रहा है, जिन बच्चों का इंटर चल रहा होगा मुझे उम्मीद है उन्होंने कोचिंग न लेकर CUET की कोचिंग ली होगी, क्योंकि CUET का जो सिलेबस है वो आपके इंटर के लेवल का ही है। ठीक, आप इंटर में सामान्य कोचिंग करने के बजाय आप CUET की किसी रेपुटेड संस्था से ले सकते हैं। अब बहुत सारी रेपुटेड संस्थाएं हैं, आप मुझसे जानना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो मैं बता दूंगा कौन सी संस्था आपके लिए बेस्ट है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ऐसा आपने किया होगा, या नहीं किया है तो अब भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम फरवरी में होने हैं, तब भी आपके लिए सफिशिएंट टाइम है चीज़ों को करने की। ठीक, अगर आपने पहले से कर रखा है तो ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि CUET का जो कोर्स लेंगे आप, उसमें आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी इंक्लूड हो जाएगा, आप उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, जो BA वाले बच्चे हैं उनके लिए तो कोचिंग लेना है, नई है चीज़ें, है ना, और उनके लिए एक डेडिकेशन भी अभी होना है आगे चल कर कि वो डेडिकेट कैसे होते हैं, वो सब आ जाता है जब आपको संघर्ष कराया जाता है ना, आपको बाउंड किया जाता है कि आपको ये करना है। उसी तरीके से जो बच्चे BSc के हैं उनके लिए तो ऑप्शन था कि वो लोग चाहे सामान्य कोचिंग में चले जाएं या फिर CUET UG की कोचिंग में चले आएँ, या फिर अपने स्तर से भी जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक, बच्चे जो लॉ में आना चाहते हैं, चाहे वो BA LLB हो, LLB हो, तो उसमें देखा गया जो नई चीज़ें हैं आपके लिए, लीगल स्टडीज़ पढ़ना, लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना, ये नया चीज़ है। इसके लिए आपको कोचिंग के लिए जा सकते हैं, है ना, कि अगर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो। हालांकि मैंने इस पर वीडियो बना रखी, कोचिंग करें ना करें, क्या करें क्या ना करें, इस सब पे आप उनको देख लीजिएगा तो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगी कि आपको कोचिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोचिंग के क्या फ़ायदे हैं, है ना, वो आपको उसमें मिल जाएगा। क्लियर है? अब आपका जो एक अप्रोच होना चाहिए पढ़ाई को लेकर, वो आपको सिलेबस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए बजाय इसके कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम को आपका एक डेट मिल गया है मई में, तो मई में होगा ये पक्का है, और हो सकता है कि बहुत सारे रीजन्स होंगे, कुछ ऐसे रीजन्स आगे आएँ, आपका एग्ज़ाम हो सकता है जून में भी हो सकता है। ठीक, लेकिन ऐसी संभावनाएं इस बार नहीं दिख रही हैं, कुछ भी कह नहीं सकते क्योंकि हम लोग NTA पे भरोसा नहीं कर सकते या UGC पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं। ठीक, लेकिन हम अपने आप पे भरोसा कर सकते हैं कि मैं कितने दिन में ये सिलेबस कंप्लीट करूँगा। क्लियर है? ठीक, तो आपको कुछ बातें समझ में आ रही? अब जिन बच्चों को सवाल है कि सर
सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, उनके लिए प्लेलिस्ट में वीडियोज़ बनी हैं, आप उसको जाकर देखें। बाकी आप जो अगर बच्चे लॉ के हैं या फिर अदर फील्ड्स के हैं, वो भी जाकर देखें कि मैथ्स के सवाल कैसे आते हैं, रीजनिंग के सवाल कैसे आते हैं, जीटी के सवाल कैसे आते हैं, या डोमेन में जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक, इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस लेवल की तैयारी मुझे करनी है। एक बात बच्चा समझना कि जिस दिन आप अपने आप से पूछें कि क्या आज मैंने सही किया, क्या मैंने आज पढ़ाई की, तो अंदर से एक सवाल ज़रूर आता है, या जवाब भी सवाल दोनों आते हैं कि नहीं आपने सही किया लेकिन आपको इतना और करने की ज़रूरत है। ठीक, जब आप नहीं पढ़ते तो मन अंदर से आता है नहीं भाई आज तो पढ़ाई हुई नहीं। भले ही आप किसी के सामने ये बात ना कहें, इससे क्या होगा, आपकी रेपुटेशन डाउन होगी, है ना, ये होगा, आप इसी बात को लेकर डरते हैं। ठीक, तो सबसे अच्छा बेस्ट मित्र आपका यही है कि आप अपने आप से पूछिए कि आज मैंने जो किया वो सही है कि नहीं। ठीक है, ये तो कुछ जनरल बातें हो गई जिससे आपको अपने अंदर की मोटिवेशन को जगाना है। ठीक, मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए भाई कि मुझे ड्रीम यूनिवर्सिटी चाहिए ही। कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए? जो टॉप मोस्ट में है ना। अब उनके लिए आपको टॉप लेवल की मेहनत भी करनी होगी। अब बात करते हैं जो बच्चे कमज़ोर हैं। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं तो जनरली ये बात ऑलरेडी प्रूफ हो जाती है कि दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन देयर स्टडीज़। इसका मतलब ये है कि वो अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ले पाते हैं, चाहते हैं बट ले नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या करना है अभी आपको, जैसे कि आप मान लो मैं BA LLB की बात कर लूँ, तो आपके लिए जर्नल GT पढ़ना है, आपको डोमेन में लीगल पढ़ना है, और साथ साथ आपको लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश पढ़नी है। तो उस हिसाब से आप तीनों बुक खरीद लें। ठीक, तीनों बुक खरीद लें। आप अगर कोचिंग मटेरियल में हैं तो आपके पास PDFs होगी, उन PDFs को सामने रखें। ठीक, अब उनको अपना थोड़ा सा अपना समय बनाएंगे मतलब कि हम थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे स्टडीज़ में। लेकिन शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट में आधा घंटे किसी सब्जेक्ट को देते हैं, मान लो आज मैं लीगल स्टडीज़ आधा घंटा पढ़ा, फिर मैं उसको शिफ्ट कर जाता हूँ क्योंकि आधे घंटे के बाद मेरा मन इधर उधर चलने लगता है, तो आधे घंटे के बाद मैं हिंदी पे चला जाऊँगा। आधे घंटे हिंदी पढ़ी, फिर मुझे बोर लगने लगा तो फिर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा अपने GT पे। तो GT में आधा घंटा पढ़ाई की, तो GT में चाहे तो आप 1.5 घंटा भी कर सकते हैं कि एक सेक्शन तो आपका मैथ वाला है उसको पढ़ लें, एक सेक्शन आपका GS वाला है उसको पढ़ लें, एक सेक्शन आपका करंट वाला है उसको पढ़ लें। तो आप देखेंगे बच्चों कि आप 2.5 घंटे, समझ पा रहे, आप 2.5 घंटे आराम से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। ये एक बहुत अच्छा टेक्निक है। ठीक, इसके अलावा आपको उस जो आप ये आधा घंटे के समय बना रहे हैं उसमें आप अपने सारे मोबाइल्स वगैरह बाकी चीज़ें साइड करें। सिर्फ आपके पास वो आपके सब्जेक्ट के PDF या आपके सब्जेक्ट के बुक्स, एक पेन और एक रफ होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, आपके सामने टेबल हो या फिर आप जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हैं, बस इतनी ही चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, तो आप सच में पाएंगे कि आप लगभग 15-20 दिन ऐसे करते करते, शुरुआत में पेन होती है। देखो, सुधार जब हमको करना होता है चाहे अपने आप में या समाज में, तो हमें विरोध का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आज मैं एक्चुअली अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें कि हम लोग जब सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम लोग डेली जो बच्चा 8 बजे उठता है 6 बजे उठने की कोशिश करेगा, शरीर उसकी विरोध करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन है, मुझे आराम से 8 बजे उठने की आदत है। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिवोक कर रहा हूँ। जस्ट वी ट्राई टू इम्प्रूव इट बट दे डजंट वांट टू इम्प्रूव। कौन नहीं चाह रहा भाई? हमारा शरीर या फिर बहुत सारे लोग इन द रिस्पेक्टिव ऑफ सोसाइटी, तो वो नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको करना है, थोड़ा थोड़ा करना है ना। हम आज 7:30 बजे उठेंगे 15 दिन, फिर 15 दिन बाद 7 बजे उठेंगे, फिर 6:30 बजे, फिर 6 बजे। ये आप करेंगे, आप कितने भी एडिक्टेड पर्सन हो, आपका हैबिट कितना भी हो गया 8 बजे, लेकिन इसको ऐसे ऐसे करके किया जा सकता है। ऐसे ही आपको अपने सब्जेक्ट में करना। ये बात कमज़ोर बच्चों के लिए नहीं, ये बात आपके मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए भी है कि आपको फोकस तरीके से, है ना। मध्यम वर्गीय बच्चे तो बैठ तो लेते हैं टेबल पे, लेकिन उनके अंदर फोकस की कमी होती है कि वो एग्जैक्ट फोकस नहीं कर पाते। उसके लिए भी यही टेक्निक है कि आप आधा घंटे अपने सिलेबस को ले लें। जैसे कि बच्चा, मैं एग्जाम्पल ले लूँ, BSc का बच्चा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहा है, तो आधे घंटे 1.5 घंटे पढ़ो, 1.5 घंटे पढ़ो, उसके बाद उठ जाओ, उसके बाद और सारे काम करो, फिर दोपहर में फिर 1.5 घंटे पढ़ो, फिर उसके बाद आराम करो, सो जो मन सो करो, फिर शाम में 1.5 घंटे पढ़ो। तो ये रूटीन बना लो, तो आप देखोगे कि पूरे दिन का आपका 4.5 घंटा
आराम से कवर हो जाएगा। और यकीन मानो ये 4.5 घंटा आपके फ्यूचर को बदलने के लिए बहुत सफिशिएंट है। कोई डाउट इस बस ये ध्यान रखना कि इन 1.5 घंटों में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी बात को लेकर। तो इसलिए अपना टाइमिंग इसी तरीके से सेट करना है ना। आ रही बात। अच्छा, मध्यम वर्गीय बच्चों का प्रॉब्लम यही है कि वो फोकस नहीं कर पाते, तो उस पर काम करेंगे। ठीक, आप एक पेज पढ़िए, बहुत जल्दबाजी नहीं, एक पेज पढ़िए आज, फोकस तरीके से पढ़िए और फाइंड आउट करिए कि इस पेज से हमको क्या सारांश निकल के आ रहा है, हाँ, कि उसमें क्या हिडन था जो आपने उसको प्राप्त कर लिया। ऐसे और एक बच्चे वो होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हैं, जो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। तेज़ कहने का मतलब उनको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती हैं, जल्दी वो डिलीवर कर पाते हैं, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ मिडिल जो लेवल के या फिर लोअर लेवल के बच्चे हैं। लेकिन उनमें भी एक ओवर कॉन्फिडेंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो खतरनाक होता है। तो आपको भी कभी, जैसे कि अभी जो बच्चे अच्छे हैं इंटर में, अच्छी बात है, या इंटर के बाद बड़े अच्छे थे, या आपने 1 साल प्रिपरेशन कर ली, तो आपको इस बात को लेकर कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 1 साल प्रिपेयर कर लिया या मैं इंटर में बहुत तेज़ था या हूँ। तो इस बात को आप साइड करिएगा। एक बात याद रखिएगा कि सिलेबस को आप कवर कर पा रहे हैं कि नहीं। जो CUET UG का सिलेबस है उसको देखिएगा कि उसको आपने कवर किया जिस दिन, है ना। तो इस भाव को लाइएगा कि नहीं, इस वाले जो आपका जो एक ईगो वाला पार्ट है उसको साइड रखिए, ये दूसरा वाला पार्ट जो है सिलेबस उठा के सामने रखिए। अब सिलेबस के हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए। अगर आपकी कैपेसिटी है कि 2 घंटे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, तो डिसाइड करिए कि 2 घंटे सेल्फ स्टडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कोचिंग के अलावा और बाकी आपके काम के अलावा इतने समय आपको देने चाहिए। तो आप 2 शिफ्ट बना लीजिए, 2 घंटे का इधर, 2 घंटे का, मतलब 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, इतना सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई नीड नहीं है। जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो आप 6-7 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में ये काम आपको करना है। ठीक है, तो पहली बात, जो मैं एक एक्सट्रीम लेवल का जो बच्चा उस पर बात कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से बारीकी से समझना है। हर सरल टॉपिक को, जो आपको सरल लगते हैं या आपको बहुत सरल लगते हैं, उन पर भी आपको ठीक से पकड़ बनानी होगी। और साथ साथ जो हार्ड हैं वो तो हार्ड है ही, लेकिन उस पर तो आप मेहनत करते ही हैं क्योंकि वो हार्ड हैं। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ आपको सिलेबस को एक साथ उसको बैलेंस वे में लेके चलना है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक, ये तरीका है। ठीक, अच्छा, अब ये बात है कि सर बुकें समझ में नहीं आती। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि सर बुकें समझ में नहीं आती, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए उस बुक में जो बातें लिखी हैं उसमें जो शब्द नहीं समझ में आया उसको नेट से सर्च कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग संस्थान में हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि टीचर्स आपको आपके जो मेंटोर होते हैं वो आपको गाइड करते हैं। तो तब तो आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आप पूछें वहाँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, हेजिटेट नहीं होना चाहिए किसी बात को लेकर कि आप प्रश्न ना पूछें, तो ये गलत बात होगी। हेजिटेशन कभी नहीं रखना चाहिए, कहीं भी रहें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेजिटेट रखेंगे तो अपने आप को, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट होना है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप अपनी जो बातें हैं, जो आपके अंदर गलतियां हैं, जो आपके अंदर मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उसको आप बाहर नहीं ला रहे हैं। आप जब तक बाहर नहीं लाएंगे तब तक वो चीज़ें सही नहीं हो सकती। और ऐसा नहीं कि ये सबके साथ होता है, आप ऐसे इकलौते नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रखना। सभी जो बच्चे हैं, चाहे वो बहुत अच्छा बच्चा हो या बहुत कमज़ोर बच्चा हो, तो जो बहुत अच्छा बना है वो कभी न कभी कमज़ोर रहा होगा किसी बात को समझने को लेकर, लेकिन उसने समझने का प्रयास किया, आज बहुत अच्छा है। तो आप आज से ही शुरू करें और इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करें, है ना। हालांकि विरोध तो होगा आपके मस्तिष्क में, नहीं क्या होगा, क्या बच्चे क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, क्या मेरा वो रेपुटेशन होगा क्लास में या फिर वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को एक साइड रखिएगा, सबके लिए तैयार रहिएगा, पेन के लिए तैयार रहिए, प्लीजर उसका रिजल्ट होगा जो आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, आप अलर्ट रहेंगे, है ना। फिर भी इसके बावजूद भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रहें, जो भी इशू है, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका सोल्यूशन मैं आपको एक समय पर प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। हाँ, क्या होता है कि जब मैं ये बातें आपसे शेयर करता रहता हूँ तो आप उस समय ये बात भूल जाते हैं कि आपको इस वीडियोस को लाइक करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है, जैसे कि अक्सर वीडियोस में देखा जाता है। तो इसके लिए आप स्टार्टिंग में आएँ तभी सब्सक्राइब कर लें, है ना, या शेयर कर लें। अगर बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पुराने हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर कर लें। ठीक, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू उस वीडियो को देखते रहें। ठीक, उम्मीद है आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। कुछ आपके अंदर का जो एक सोवा हुआ सेल्स होते हैं ना, बिकॉज द बॉडी ऑफ ह्यूमंस मेक्स या कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, है ना। सो एट द ब्लड्स एंड मेनी मोर थिंग्स आर
हम लोग बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। फिलहाल वो बातें हो जाएंगी कभी भी कहीं भी, ठीक। तो फिर मिलेंगे, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।